नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 172 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी को देश के मूड का सबसे बड़ा सैंपल मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सर्वे आने वाला है। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार तो बन गई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब 23 नवंबर को मिनी इंडिया के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य हैं। तो देश के ज्यादातर बड़े राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के भी नतीजे आएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 4 जून के बाद का सबसे बड़ा सर्वे आने वाला है। हालांकि तर्क यह भी है कि हरियाणा भी तो बीजेपी जीती, लेकिन हरियाणा का चुनाव अलग सेंटिमेंट का चुनाव था और ये चुनाव बिल्कुल अलग है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चार जून से लेकर अब तक देश का मूड क्या दिख रहा है? क्या देश का राजनीतिक टेम्परेचर नापने का यह सबसे सही वक्त है? क्या मोदी के तीसरे कार्यकाल के मिनी सर्वे का नतीजा आने वाला है? नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल पर किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा सटीक नतीजा आने वाला है। नरेंद्र मोदी को 13.5 करोड़ वोटर्स के सैंपल साइज का रिजल्ट मिलने वाला है। चार जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे। देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, लेकिन मोदी पूर्ण बहुमत से चूक गए थे। कांग्रेस 3 चुनावों में पहली बार 100 के करीब पहुंची थी। देश में माहौल यह बना कि विपक्ष ने मोदी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया और मोदी को नीतीश और नायडू की बैसाखी के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इन चुनावी नतीजों के ठीक 172 दिनों के बाद एक और नतीजा आने वाला है। देश में मौजूदा चुनावी माहौल एक मिनी लोकसभा चुनाव जैसा ही है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सब जगह तो चुनाव हो रहा है। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। देश के तमाम बड़े राज्यों में उपचुनाव हैं। इसीलिए 23 नवंबर को जब इन चुनावों के नतीजे आएंगे तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर क्या फिर से मुहर लगेगी या फिर कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन का सिक्का चमकेगा? ये एक तरह से मिनी इंडिया का इलेक्शन है। पूरे देश की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। 2 लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसी को वोटर्स की तादाद से समझेंगे तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के लिए यह कितना बड़ा सैंपल साइज होने जा रहा है। यह पता लगेगा कि सिर्फ 172 दिनों में क्या देश का मूड बदला है। जो मूड 4 जून को था, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? और इसके लिए सबसे बड़ा नतीजा होगा महाराष्ट्र का, जहां 288 सीटों पर चुनाव है। 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं। इसके बाद दूसरा राज्य है झारखंड, जहां 81 सीटों के लिए 2 करोड़ 59 लाख वोटर वोट करेंगे। यानी कुल 12 करोड़ 29 लाख वोटर्स का तो सीधा सीधा वर्डिक्ट मिलेगा, जिससे यह पता चलेगा कि किस तरफ की हवा बह रही है। इसके अलावा देश की 47 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है, जिनमें सबसे बड़ा राज्य है यूपी। यहां 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। करहल, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर, मंझवा और खैर। इन 9 सीटों पर कुल वोटर होते हैं 34,11,000। इसके बाद आता है राजस्थान, जहां कुल 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। झुंझुनू, रामगढ़, खींवसर, सनूंबर, चौरासी, दौसा और देवली उनियारा। इन 7 सीटों पर कुल 19,17,000 मतदाता वोट करेंगे। एक और बड़ा राज्य है बिहार, जहां 4 सीटों पर वोटिंग होगी। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। यहां से कुल 11,93,000 वोटर्स का सैंपल मिलेगा। फिर पंजाब की 4 सीटें हैं। बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा। यहां कुल 6,96,000 वोटर वोट करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 सीट हैं, बुधनी और विजयपुर। 5,30,000 वोटर वोट करेंगे। गुजरात की 1 सीट है वाव, जहां 31,000 वोटर हैं। उत्तराखंड की 1 सीट है केदारनाथ, जहां 90,540 वोटर हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट है रायपुर शहर दक्षिण, जहां 2,70,000 वोटर्स हैं। पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं, सिताई, मेदिनीपुर, नैहाटी, मदारीहाट, तलडांगरा और हरोवा। यहां कुल 15,18,000 वोटर्स हैं। फिर असम की 5 सीटों पर भी उपचुनाव हैं। धौलाई, सिदली, बोंगाईगांव, बेहाली और सामगुड़ी। यहां कुल 9,35,000 वोटर्स हैं। कर्नाटक की 3 सीटों पर भी उपचुनाव हैं।
चन्नपटना, शिग्गांव और संदूर, यहां कुल 6,87,000 वोटर्स वोट करेंगे। केरल की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हैं, पलक्कड़ और चिलक्करा, जिन पर 5,50,000 वोटर वोट करेंगे। इसके अलावा सिक्किम की 2 सीटें हैं, नामची सिंधिथांग और सोरेंग चाकुंग। इन 2 सीटों पर 28,000 लोग वोट करेंगे। इस हिसाब से 13 करोड़ 65 लाख वोटर्स का सीधा रुझान पता चलेगा। इन तमाम सीटों पर जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो देश का सटीक मूड पता चल जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप ऑल इंडिया का है। ये देश के पॉलिटिकल टेम्परेचर को नापने का बहुत सटीक वक्त है। नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के पास ऑल इंडिया का सर्वे करने का ये परफेक्ट टाइम है। हालांकि इस बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भी आया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। लेकिन हरियाणा सेंटिमेंट का इलेक्शन था, ये ऑल इंडिया का इलेक्शन है। आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुत बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। इसी हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी में एक नई जान आई है। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी हताश थी, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 सालों में कभी किसी का दबाव नहीं सहा, बड़े बड़े फैसले कर डाले। लेकिन अब गठबंधन की सरकार चलाने में बीजेपी को दबाव की कुछ परेशानियां तो दिख ही रही थी। लेकिन जब हरियाणा के नतीजे आए तो बीजेपी एक अलग लेवल पर चली गई। बीजेपी फिर से वही पुरानी बीजेपी लगती है, अग्रेसिव, ऊर्जावान। और हरियाणा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी के लिए यह बदला है कि उन्होंने एक नया नारा गढ़ा है, बटेंगे तो कटेंगे। वैसे तो यह नारा हरियाणा के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते इस नारे का स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल चुके हैं। और मोदी का नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोनों नारों का मतलब एक है, लेकिन इंपैक्ट अलग अलग दिख रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी के विरोधियों को सबसे ज्यादा डर इस वक्त बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव से ही लग रहा है। इसी नैरेटिव से बीजेपी ने हरियाणा जीता है और अब यही बीजेपी महाराष्ट्र में भी करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर इस बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ बोल रही है। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले?
अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी के विरोधी इस नैरेटिव को नफरत की नजर से देख रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस बांट रही है और बीजेपी लोगों से एकजुट होने को कह रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस लोगों को जातियों के नाम पर बांट रही है, जबकि बीजेपी सभी जातियों को हिंदू के नाम पर एक कर रही है। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वो घोषणा कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, साथ में सहयोगी भी दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, और अपने इन्हीं सहयोगियों के सामने कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी तो पूरे महाराष्ट्र में जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी हैं, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जातीय जनगणना कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने जातीय जनगणना वाला ये पूरा हल्ला लोकसभा चुनावों में भी मचाया था। उस दौरान तो बहुत सी फेक न्यूज और अफवाहें भी उड़ाई गईं, जिनकी वजह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी इस जाति वाले कार्ड की ताकत को जानती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं का नैरेटिव लेकर आए हैं। कांग्रेस के इसी कार्ड के खिलाफ मोदी एक हैं तो सेफ हैं की आवाज लगाते हैं। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है,
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो समस्या इसी बात की है कि हिंदू इकोसिस्टम बिल्कुल भी एकजुट नहीं है। इसी को एक करने की बीजेपी और मोदी योगी बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम इकोसिस्टम की एकता देखिए। लगातार हिंदुस्तान भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में आज मुसलमानों ने ये आयोजन किया। मकसद यही है कि मुसलमानों के घर घर जाकर वक्फ वाली आवाज को पहचानना। वो हुकूमत जो एक कहा करती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, जहां अगर कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं सूरज निकल रहा होता है। इतनी बड़ी हुकूमतों का मुकाबला हमारे नकाबिल उलमा की आवाज पर इन हिंदुस्तानी लोगों ने किया है और आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, न मदारिस को छोड़ सकते हैं, न कब्रिस्तानों को छोड़ सकते हैं, न खानकाहों और दरगाहों को छोड़ सकते हैं। ये हमारी जान है, हम इनके साथ रहेंगे और अगर मिटेंगे तो इनके साथ मिटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रह जाएं और ये चीजें हमसे मिट जाएं। इन लोगों को यह समझना चाहिए। लेकिन लगता है कि बीजेपी भी अब पूरी तरह से आर पार के मूड में है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार वो दबाव में नहीं आएगी। इसीलिए तो बीजेपी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट की जेपीसी के पास भेजा और अब बीजेपी के बड़े नेता अपनी रैलियों में वक्फ की बातें कर रहे हैं। खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि बिल तो पास होकर रहेगा। भाइयों बहनों, जब हमारी यूपी सरकार ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी ने औरंगाबाद का नाम जब महाराज संभाजी के नाम पर रखा तो ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते थे। हमने 370 हटाया, ये विरोध करते थे। राम मंदिर बनाने का ये विरोध करते थे। ट्रिपल तलाक हटाने का ये विरोध करते थे। और मोदी जी अभी अभी वक्फ कानून में संशोधन लेकर आए हैं, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, ये वक्फ कानून बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी अभी कर्नाटक में गांव के गांव वक्फ की संपत्ति कर दिए। कई मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर वक्फ की संपत्ति हो गया। और पवार साहब, हमें आपकी मनसा मालूम है। अघाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी इसका आप रिपीटेशन करने वाले हो। मगर आप लोग चिंता मत करो, मोदी जी ने तय किया है संसद के अंदर वक्फ कानून को बदलकर ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहने वाला है। और ये सब हरियाणा चुनाव के नतीजों का ही परिणाम दिख रहा है कि बीजेपी अब वही पुरानी जैसी लगती है, सीधे जो आर पार के मूड में दिखती है। ये सब देखकर पता चल रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। इस इकोसिस्टम के खिलाफ बीजेपी ही खड़ी है। यही हिंदू विरोधी इकोसिस्टम कनाडा में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले करता है। यही वो इकोसिस्टम है जो पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चलाता है। भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया तो इसी इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा दर्द हुआ और इस इकोसिस्टम ने 6 साल का इंतजार किया। जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी तो पहला काम यह किया गया कि आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिक इंपैक्ट जानती है, इसीलिए लोगों को याद करा रही है आर्टिकल 370 भी और सर्जिकल स्ट्राइक भी। मोदी जी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया, धारा 370 हटाने का। इसका बिल लेकर जब मैं आया संसद में, ये सारे कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, ममता, ये अपने अखिलेश यादव,
स्टालिन, ये सारे काऊ 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 कर। वो कह रहे थे मत हटाइए भाई। मैंने बोला क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है कंकड़ चलाने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने हिम्मत की थी उरी और पुलवामा में इन्होंने हमला किया। पहले तो हमला करते थे तो कुछ नहीं होता था, मगर इस बार हमला किया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है। भाइयों और बहनों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी